रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और मन की आंखों से कार्यक्रम का वक्त हो चला है। शनिवार का शाम है, रेडियो की घड़ी पे बज चुके हैं 8। और पिछले हफ्ते आप सभी ने सुना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ ऐसे तथ्य या जानकारियां जो हमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं। और वो तथ्य जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे आसपास में कोई न कोई दृष्टिबाधित साथी हमें मिलते रहते हैं या फिर कोई भी दिव्यांग साथी मिलते रहते हैं। उनके क्या चैलेंजेस होते हैं और वो कैसे अपना जीवन जीते हैं और वो किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस करते हैं और उन चैलेंजेस को या उन चुनौतियों को सामना करते हुए किस प्रकार की सहयोग या सहायता की अपेक्षा हम सभी से रखते हैं, इसको जानना और उसके अनुकूल हमें अपने आप को चलाना बहुत ही आवश्यक है। इसी कड़ी में हम पिछले हफ्ते सुन रहे थे कि नंदिता जी जो नागपुर से हैं और नागपुर की हाई कोर्ट में एज ए गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनकी माता जी, उनके भी अनुभव हमने सुने हैं। अभी हम इन्हीं दोनों के अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से स्वागत करते हैं नंदिता जी और शुक्ला जी को भी, और सुनते हैं सबसे पहले दुबे जी को और उसके बाद नंदिता जी को। ये बता रही थी कि दोनों बच्चों को तो पता है कि दूसरे दिन अपने को ढूंढना पड़ेगा, तो बराबर छठी के पास अपने जूते उतारते थे, उसके अंदर अपने मोजे डालना, बैग खोल के टेबल पे रखना, वहाँ रखना, सब चीज अपनी चीजें संभाल के। अब जैसे इसके पास में इयररिंग्स हैं ढेर सारे जो चेंज करते हैं लड़कियां लोग जी, ये खूब अच्छा फंसा के रखती है एक दूसरे के अंदर ना, सब फंसा के वो रखती है जी। तो इस तरीके से वो चीजें संभालना तो आ जाता, परंतु जो सिखाने वाली चीज है कि चलते चलते अगर उनके पाँव से कोई चीज को टक्कर लग गई और वो गिरा, तो एक सिस्टम है ब्लाइंड में कि तुम बैठो और तुम्हारे हाथ से पूरा एक ऐसा आर्क ना पूरा एरिया लेफ्ट से राइट तक ऐसे हाथ के अंदर ही गिरता है, उसके जगह पर तुमको मिलता है। तुम छोड़ के जा नहीं सकते, बैठो, ठीक करो, जगह पर रखो और तब जाओ। वो भी नहीं करने देती थी मैं इनको कि तुम्हारा अगर ठोस लगा है और तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम हमको बोलो कि हमसे ऐसा हो गया है, कहाँ है, जरा ढूंढ के दो। परंतु एक एरिया है कि लेफ्ट लेग से लेकर राइट लेग तक ऐसा गोल हाथ घुमाएंगे ना, उतने ही एरिया में गिरता है जी। वो ढूंढना सिखाया है इनको मैंने। हाँ, वैसा इधर हो सकता है। और डाइनिंग टेबल जो है वो मैंने बताया वो क्लॉक के हिसाब से खाने का के कहाँ पे क्या पर है, इस तरीके से जो चीजें अपने को वीडियो वगैरह में बताया है, अमेरिकन वीडियो, जहाँ से हमने जो सीखा है उसके हिसाब से ऐसा ब्लाइंड को सिखाना पड़ता है कि चीजें अगर घूमी तो ऐसा जगह पर रखना पड़ता। हर एक चीज को तुम अपनी जगह पर रखेंगे, दूसरे दिन मिलेगा कैसा और कौन ढूंढ के देगा तुम। सही बात है। हाँ, तो अपनी अपनी चीजें दोनों संभाल। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं नंदिता त्रिपाठी जी के मदर से। आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और हम मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं। तो मैम, जब नंदिता जी कह रहे थे कि बचपन में उनको पहले से ही ब्लाइंडनेस है, आपको कुछ इंजेक्शन दिया गया एलर्जी के कारण, जिस कारण से ये हुआ है, तो नहीं मैडम, पहले 3 महीने में नहीं मैडम, 3 महीना जो प्रेगनेंसी की होती है वो टाइम पे अपने को टैबलेट भी नहीं लेना चाहिए कोई। ओके। अब वो जमाने में 40 साल पहले इतना स्ट्रिक्ट में थे, अपन लोग सिर दर्द की गोली ये वो वगैरह ले लेते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नौकरी होते हुए जी। मेरी जो एक बहन दिल्ली में, आज जो अमेरिका में है, वो दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे में वहाँ पे डॉक्टर थी, और वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खुला था कि अगर तुमको कोई चीज की एलर्जी है तो तुम इधर आओ, हम लोग तुम लोगों को ऐसे छोटे कम से कम 50-60 इंजेक्शन देंगे, और फिर मालूम पड़ेगा कि तुम किस चीज को एलर्जी है। तो तुमको पहले मेरा हस्बैंड हर 15 दिन में, पहले 1 महीने में, फिर 15 दिन में, फिर 7 दिन में ऐसा छोटा सा एंटीडोट लेकर आते थे और मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने जाके पूछा गायनेकोलॉजिस्ट मैडम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्या मैं ये इंजेक्शन ले सकती क्या? और उन्होंने केयरलेसली बोला, अरे इतना सा है, ले ले। उससे डैमेज हो गया है मेरी ओवरी। वो टाइम पे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। पहला 3 महीने में तुम्हारा बहुत जबरदस्त डेवलप होता है, ब्रेन ये वो सबका डेवलपमेंट होता है ना, आँख का। 3 और 4 महीने में बिल्कुल कुछ नहीं लेना चाहिए अपने सिर दर्द की गोली, ऐसा टैबलेट वगैरह। तो आजकल तो लेने देते नहीं, पर वो जमाने में इतना मालूम नहीं था। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई भी थी। तो जब ये बाद में हुई तो तब तक मैंने वो बंद कर दिया था ट्रीटमेंट।
वो बच्चे को बड़ा वाला जो है ना उसकी वो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, वो मैट्रिक तक बड़े मुश्किल से मैंने उसको पढ़ा है। पर ये होशियार है, इसकी आंखें जरा बेटर और ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, हर एक चीज नॉर्मल है, क्योंकि मैंने वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। और फिर मैंने वो दिल्ली के रिसर्च सेंटर को एक लेटर लिखा था कि मैं तुमको सू कर सकती हूँ कोर्ट में, आपके इंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं लिखा था कि नॉट टू बी टेकन इन प्रेगनेंसी। उन्होंने वो लेटर में डाल तो दिया है नॉट टू टेकन प्रेगनेंसी, पर मैं कोर्ट केस करके भी क्या कर लेती मैडम, मैंने खाली ऐसा लेटर लिख दिया था, उससे कम उन्होंने डाल दिया है नॉट टू बी टेकन इन प्रेगनेंसी। जैसे किसी को कोई भी चीज की एलर्जी रहती है ना, वो दिल्ली में है, वो इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे तुमको पूरे हाथ से खूब सारे ऐसे इंजेक्शन देते हैं हर एक चीज की हिस्ट्री लेकर, और उसमें से मालूम पड़ता है जिसमें तुम हो तो उसके तुमको बिल्कुल माइन्यूट तुमको वही चीज की इंजेक्शन देते। मैं कुछ ठीक भी नहीं हुई, ऊपर से बच्चे ऐसे हो गए, क्योंकि हमारे खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है। 6 जनरेशन इधर मेरे हस्बैंड का बोलो, मेरा बोलो, 6 या 20 जनरेशन भी जाओ तो कोई ऐसा ब्लाइंडनेस तो है नहीं, म्यूटेट हो गया, मेरा टूट गया। इसलिए ऐसा था कि शायद ये बच्चों को बच्चे हों तो उनको तो ना हो जाए ब्लाइंडनेस, पर फिर मुझे वो जेनेटिक वाले ने बताया था कि के होगा, तो इसीलिए इनको तो नॉर्मल बच्चे हुए। पर मुझे ये हुआ था कि वो 3 महीने में मैंने वो इंजेक्शन लिया, उससे हो गया, हर 15 दिन में ले रही थी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब बच्चा ब्लाइंड जन्म हुआ, उसके बाद जैसे आप तुरंत बाद समझ गए थे आप इस कारण से हुआ? वही तो एक कारण था मैडम, मुझे लगा कि ये वही कारण है। जैसा मालूम पड़ा मेरा बच्चा ब्लाइंड है, मैंने इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो फिर सेकंड बेबी के लिए इम्पैक्ट रहा, लेकिन बेहतर रहा। हाँ, तो इम्पैक्ट कम हुआ, पर वो डैमेज तो हो चुका था ना मैडम ओवरी का। ओवरी बोलो या तुम बोलो कि वो म्यूटेट हो जाता है, जो जीन्स रहती है ना वो म्यूटेट हो जाती है, तो वो म्यूटेशन से ऐसा बच्चे हो जाते हैं। तो वो गलती थी, वो ट्रीटमेंट लेना नहीं था। मेरी जो बहन तभी डॉक्टर बनी थी, उसने मुझे एक रिसर्च सेंटर में डालना नहीं था, और जब डाले तो मैंने प्रेग्नेंट नहीं होना था। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना, तो सब गड़बड़ हुआ, किस्मत में था शायद, क्या बात। तो आपने खाना बनाना कैसे सिखाया नंदिता जी को? खाना बनाना वो गोवा में होते हुए अगर वो मेरे से पूछती, और जो मैं उसको इतना अच्छा फॉलो करती है कि उसको पहले तू ये कर बेटा, तू फिर ये कर, तू वो कर, बराबर करती है। वो इंडक्शन कुकर में बर्तन गर्म नहीं होता है जिसपे वो पकाती है, उसको इंडक्शन कुकर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक का है, उसपे बर्तन गर्म ही नहीं होता है। तो उसके अंदर अगर अपने को डालना है, वो क्या क्या पकाती है वो आपको बताएगी। अगर उसको बोलूंगी 1 चम्मच तू तेल डाल, फिर उसमें जीरा डाल, तू ये डाल वो डाल, वो बराबर करती है इमीडिएटली जी। मतलब इसके ससुर आते थे तो ये कुकर में उनको इतना अच्छा खिचड़ी बना के देती थी, वो बराबर पूछते थे कि मेरे को सिखा तूने खिचड़ी कैसे बनाई बेटे के लिए। हाँ, और अभी तो एक निकल गया एयर फ्रायर बोलते हैं, कोई भी चीज को, जैसे अभी फ्रेंच फ्राई रहता है, आलू को अगर तुमने तेल में डुबो के उसके अंदर रख दिए और मशीन ऑन कर दिए तो वो बराबर पक जाता है उसके अंदर। वो मशीन नहीं है ना इसके पास, एयर फ्रायर भी है, वो भी है, तो उसमें सब चीजों में ये अपने आप ऐसा कर लेती। दाल बोलो इसको, तो दाल डाल के जो इसके पास का जो कुकर है स्पेशल है इनके सब बर्तन, उसके ऊपर कोई भी बर्तन उसमें वो जो इंडक्शन कुकर में कोई भी बर्तन नहीं चलता। हाँ, तो अभी स्टीम कर लेती है कुछ भी चीज, जैसे इडली का हुआ तो स्टीमर है उसके ऊपर रख दिए और फिर वो 8 मिनट में ऑफ कर लेती है, वो तो बन जाता है। हाँ, इतना है कि तुम उसको बोलेंगे कि एक इडली निकाल, वो हेल्पलेस। सुबह चाय बनाती है, पूरे चीज मिक्स करके चाय वाय बना लेती। इसका जो इंडक्शन कुकर में वो उबल के बाहर नहीं गिरता। अच्छा, ठीक है। हाथ ऐसा ऊपर रखती है तो उसको समझ जाता कि वो बॉयल हो गया, वो टेम्परेचर से वो समझ गया, ऑफ कर देती। उसके बाद छानना जो रहता है या तो उसका हस्बैंड करता है या मैं करती हूँ, और कप में डालती हूँ, बनाती वो। अभी ऐसा टोस्टर है, अपने बेटे को सैंडविच बनाना है तो अंदर जो लगा दिए टोस्टर में रख दिए, वो बराबर सैंडविच बन जाता ना। वो एयर फ्रायर में पराठे और रोटियां गर्म हो जाती, फ्रिज से निकाल के उसके अंदर रखो, उसमें गर्म हो जाता। तो ऐसे इसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद के दिए है ना मैंने, उसमें सब कर लेती है। वो क्या क्या बनाती है वो आप इससे पूछिए, बताएगी वो कि क्या क्या बनाती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। नंदिता जी, मन की आंखों से में आपको पुनः स्वागत है।
हाँ जी। शुरुआत आपसे हुई और आपकी माताजी ने इतनी सारी बातें बताई। हाँ जी, हाँ हैट्स जी। ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू हर कि इतनी हाँ जी। मोटिवेशनल और इतनी फार साइटेडनेस और एक अच्छा जीवन जीने की जो इच्छा है, ये हाँ जी। बहुत अच्छी बात है और वो जीवन में आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ हाँ भी जी, रहे मैडम। हैं, तो ये बहुत हाँ अच्छी जी, बात मैडम। है। और आपकी मम्मी ने कहा कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ जी मैडम, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था बचपन से। मैं बताना जी चाहूंगी जी कि जो घर के थोड़े थोड़े काम जैसे लहसुन छीलना, मटर छील देना, बोतल भरना पानी के, बचपन से मुझे मैं काम करती थी घर के। फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए सिखाने की काफी कोशिश की गई थी, पर गैस के अंगार से थोड़ा सा मतलब मेरी मदर चाहती थी कि जलेगा वगैरह, तो मेरी मैरिज तक मैं अच्छे से खाना बनाना सीख नहीं पाई थी। तो पहले मैंने सोलर कुकिंग सीखा था। अच्छा। हमारी एक पहचान की आंटी है, दीदी है, तो उन्होंने मुझे सोलर कुकिंग सिखाया। उसमें भी थोड़ा मैडम ऐसा होता है कि अगर बारिश आएगी तो धूप तो नहीं होगी, तो उसमें भी मतलब सोलर कुकिंग के बारे जब पेपर में दिया तो मेरे हस्बैंड, मेरी जिनसे शादी हुई है, उन्होंने पेपर में पढ़ा, मेरा फोटो देखा, मेरा पेपर में नाम देखा कि मैं सोलर कुकिंग के लिए मेरी वो मैडम ने पेपर में मेरा दिया था कि मैंने सिखाया था जी। तो हस्बैंड से तो मेरे मदर के थ्रू पहचान हुई, पर वो नागपुर के ही होने की वजह से उन्होंने नवभारत में पढ़ा था, मेरा इंटरव्यू और मेरा जो फोटो है उन्होंने देखा था। तो उसके बाद भी मतलब मैरिज के बाद में मैं खाना नहीं बनाती थी। 2-3 साल तक मेरे इन-लॉज थे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वगैरह मुझे संभालते थे। तो फिर जब बाबा हुआ 1-1.5 साल का, तो फिर बाद में ये 2008 में इसका इन्वेंशन हुआ इंडक्शन कुकर का। तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब चाय से लेके इंडक्शन कुकर पे जो प्रेशर कुकर है वो भी निकला। फिर उसके ऊपर से मैंने प्रैक्टिस करते करते जब हम तीनों जन हम मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चा छोटा सा था, तो हम लोग रहते थे। छोटा था तब से उसकी स्कूलिंग से लेके उसको एक टाइम टेबल दिया जाता था। मंडे को पोहा चाहिए, ट्यूसडे को आलू पूरी चाहिए, साबूदाने की खिचड़ी। तो हमारे पास कुक थी जी, वो बनाती थी। बाकी फिर धीरे धीरे फिर मैंने उसका टिफिन से लेके सब करना स्टार्ट कर दिया। तो आप अभी लगभग सारी चीजें बनाते हैं इंडिपेंडेंट? हाँ, बना लेती हूँ, पर रोज की ड्यूटी की वजह से हो नहीं पाता है। तो मदर थोड़ा सा कुकिंग कर लेती है, टिफिन भी आता है थोड़ा, पर जो रोज कोर्ट जाना पड़ता है, रोजमर्रा की लाइफ में हो नहीं पाता है, तो मैं वीकेंड्स पे बना। बहुत अच्छा है। कोई नई चीज आपने सीखी है खाना बनाने में? मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर मिल्दी जो प्रेशर कुकर है उसमें पनीर बटर मसाला बनाया था एक दिन। अरे वाह। और हम लोग मिल्दी जो कुकर है उसमें तो सिर्फ रख देना पड़ता है और फिर वो बन जाता है अपने आप। और हम लोग देखते ही रहते हैं, रेसिपीज देखते हैं, जैसा कोई टिक्का बनाना हो, कभी पुलाव बनाना हो, तो हम लोग देख के हम लोग कभी बना लेते हैं। तो नंदिता जी, ये रही आपकी फैमिली और खाना बनाना, ये सभी चीजें। आप बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं आप? मेरा बाबा, हाँ, मतलब मैंने बचपन से संभाला। 1.5 साल का जब तक हुआ तब तक मेरी मदर थी। फिर वो जब बुआ शिफ्ट हुए, मैडम मेरी इच्छा शक्ति थी कि मैं जैसे नॉर्मल माँ होती है मैं संभालूं। मैंने उसका बचपन से सब कुछ किया है, डायपर चेंज करने से लेके उसको दवाई देने से लेके सब कुछ किया है। जैसा मेरे अंदर वो भावना नहीं थी कि मेरा कोई और करे और मुझे बेचारी समझे, ऐसा मुझे नहीं था। इसलिए मैंने उसको संभाला। छोटा जब था तो मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते थे या जब कंप्यूटर क्लास जाते थे तो उसके साथ खेलती थी मैं, उसके साथ टॉयज खेल के, टीवी दिखा के, ऐसा करते करते फिर जब छोटा था तो 11:30 बजे उसकी स्कूल छूट जाती थी। तो उसके बाद में मैं तो असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर बन गई थी, तो उसको ड्राइवर कोर्ट में ले आते थे, तो वो कोर्ट में खेलता रहता था। और मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट में ही खेलकर बड़ा हुआ और आगे भी उसने वकालत ही चुना है मैडम। 12th के बाद अब वो वकालत ही करना चाहता है। अभी फाइनली उसका यही डिसाइड हुआ है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस में इंटरेस्ट नहीं रखता था। 10th पास होने के बाद, पास होते होते ही उसने डिसाइड किया कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे वकालत करनी है। तो वही अभी आजकल क्लैट की एग्जाम देनी पड़ती है ना, तो उसके क्लासेस कर रहा है। पर एक ही बच्चे का डिसीजन हम दोनों का था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि बोले हम दोनों हैंडीकैप होने की वजह से हम एक ही संभाल पाएंगे। पिताजी का जो था, उन्होंने फिल्म में काम किया था, बैराग फिल्म में, कागज की नाव में।
और शैतान मुजरिम में उन्होंने काम किया था। बैराग में एज एन पुलिस इंस्पेक्टर उन्होंने कादर खान के साथ काम किया था। अच्छा। हाँ, मिस्टर श्याम दुबे जी उनका नाम है। मतलब नागपुर में जो दुबे साउंड सर्विस मेरे दादाजी चलाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है। अभी मेरा बुआ का बेटा यानी मेरा कजिन ब्रदर जो साइटेड है इसलिए वो चलाता है। और मतलब वो अभी कंपटीशन काफी हो गई है ना, इसलिए। फादर मेरे फोटोग्राफर थे, एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे और फिल्म में काम किया कुछ साल और फिर बाद में उन्होंने रियल एस्टेट में काम। और एक बार बताना चाहता हूँ, मेरे प्रोफेशनल इसमें जरूर लीजिएगा कि मैं क्रिमिनल फील्ड में काम करती हूँ और मेरे फादर इन लॉ ही इज रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, तो उनसे भी मुझे काफी हेल्प मिलती थी, मुझे केसेस पढ़ के बताते थे। पुलिस इंस्पेक्टर मतलब फेमस था उनका, मतलब काफी उन्होंने त्रिपाठी जी है जी सरनेम हमारा, तो वे अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने भी काफी मुझे केसेस पढ़ने में, क्रिमिनल केसेस समझाने में काफी शुरुआत से मदद की है। तो कुल मिला के भले आपकी आंखें नहीं हैं, लेकिन आपको मदद करने वाले और आपके लिए आंख बनने वाले बहुत सारे मिले हैं अलग अलग जगह। हाँ जी मैडम, हाँ। बहुत अच्छी बात। तो नंदिता जी, आप खाना भी बना लेते हैं, काम भी कर लेते हैं और ट्रैवल भी कर लेते हैं। कोई ऐसी बात है जो आपके जीवन में एक वाव मोमेंट था, अपने एक मतलब एक अचीवमेंट या कहो जो कोई भी कर नहीं सकते लेकिन आपने उसको करके दिखाया, जो ऐसे कोई चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे जिससे आपको भी बहुत गर्व महसूस हुआ, पेरेंट्स को भी हुआ? मैडम अभी तो वो मोमेंट आने का है शायद मेरे लाइफ का। मैं शायद इंडिया की पहली पर्सन हूँ जो मैं जज बनना चाहूंगी। हाई कोर्ट में मैं जुडिशरी करना चाहूंगी, अभी किसी ने किया नहीं है। और जब मैं पहली केस जीती थी तो मुझे उस बात की बहुत खुशी हुई थी कि मैंने मतलब सक्सेस हासिल कर लिया। और उसके बाद में जब मैं असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर बनी तो आई वॉज द फर्स्ट लेडी लॉयर ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक। तो मुझे वो भी मोमेंट बहुत मतलब मुझे लगा था कि चलो एक स्टेप तो मैंने पार कर लिया है और जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया है। सरकारी वकील मतलब लेडी लॉयर्स में अभी तक कोई है नहीं हाई कोर्ट में। और अभी जो मोमेंट जैसे आपने पूछा वो मोमेंट भी मैं हासिल करना चाहूंगी इफ आई गेट अ चांस इन अ जुडिशरी। मुझे लगता है सबसे पहली बात एक क्रिमिनल एडवोकेट बनना भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि आंखें ना होते हुए इतना सब कुछ करना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है जीवन में। हाँ जी मैडम। तो अभी तक आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है बचपन से लेकर के किसी भी चीज का? मुझे वुमेन्स डे में सबसे पहला मेरा मोमेंट ऐसा था कि हाई कोर्ट में वुमेन्स डे था जी। और मुझे इनविटेशन मिला था जस्टिस जय नारायण पटेल सर की तरफ से जी कि आप आओ प्रोग्राम अटेंड करो। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उन्होंने फेलिसिट करने वाले थे करके। वो एक मेरा बहुत अच्छा मोमेंट था कि वहाँ पर मुझे बुलाया गया था और मुझे सरप्राइज मिला कि मुझे उन्होंने वुमेन्स डे पे फेलिसिटेट किया। उसके बाद में अभी तक के कई ऐसे वुमेन्स डे हुए हैं जो मुझे मोमेंट तो मिलते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट लॉकडाउन से पहले जो वुमेन्स डे गया था 2020 में जी, तो जैसा मम्मी ने मेरी मदर ने आपको बताया, डॉक्टर प्रफुल्ल मुकद्दम सर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था उन्हीं के हाथों मेरा फेलिसिटेशन हुआ। बताकर उन्होंने बताया वहाँ पर कि ये मेरी पेशेंट थी और शी इज नाउ एडवोकेट और उनके ही हाथ से मुझे शॉल और श्रीफल और एक मोमेंटो मिला हुआ था। तो ऐसे कम से कम मतलब 25-30 मोमेंटो तो हो ही गए मैडम। मुझे वुमेन्स डे पे कई जगह सब बुलाकर मतलब खुद फेलिसिटेशन मिलता है। तो आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज है मूवीज देखना अच्छी जो यूजुअली 90s में जो है, आजकल की मूवीज तो कुछ समझ में आती नहीं है। मूवीज में यूट्यूब में भी देख लेती हूँ जैसा पहले टीवी पर आती थी, और रीडिंग, और सबसे अच्छी चीज मुझे स्विमिंग भी लगती है। स्विमिंग भी सीखा है हमने बचपन। तो आप स्विम कर लेते हैं? हाँ, मतलब हमें पानी से ट्यूब की मदद से फिर धीरे धीरे हम लोग गोंडवाना क्लब के मेंबर थे तो वहाँ स्विमिंग करते थे हम लोग। तो मुझे शादी के बाद मुझे चांस नहीं मिला था, काफी साल हो गए थे जी, बच्चा छोटा रहने की वजह से। फिर वो बड़ा होने के बाद मैंने 8-10 साल बाद पानी में अपने हाथ पैर चलाए, उसके बाद में फिर से एक बार डेवलप किया वो चीज। तो मेरे साथ बच्चा भी स्विमिंग करना सीख गया है मैंने।
तो ये स्विमिंग करने के लिए ब्लाइंडनेस का कोई चैलेंजिंग रहता है? नहीं मैडम, एक्चुअली उसमें बैलेंस ना, जैसे साइकिल चलाने में तो हम लोग गाड़ी तो चला नहीं सकते, बैलेंस नहीं संभलेगा। पर स्विमिंग के लिए जैसे ट्यूब की मदद से पानी में तैरते थे, हाथ पैर चलाते थे, उसके बाद सिर्फ लंबी सांस की मदद से जैसा पानी के ऊपर आ जाती है बॉडी, डायरेक्शन से जैसा उजाला देख देख के सामने, कभी आंख बंद भी हो जाती है, आंख में पानी जाएगा इस डर से, पर उससे बैलेंस नहीं जाता बॉडी का। लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है कि हाँ आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए? क्योंकि स्विमिंग पूल तो लिमिटेड होता है ना, आवाज से मैडम सीधा सीधा, हाँ, मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक हाथ पैर चलाते हुए कभी कभी पलट जाता है हाथ पैर, तो जो डायरेक्शन देने वाला रहता, कोच रहता, इधर आओ, तो कभी सीधा, जैसा अभी उजाला तो दिख रहा है, पर अगर रात का समय है तो आवाज से कभी जैसा वहाँ पानी का आवाज आ रहा है कहीं से, तो वो एक लाइन से दूसरी लाइन हम स्विम कर लेते। तो ये आप स्विमिंग भी करते हैं, अच्छे किताबें भी पढ़ते हैं। हाँ जी। जो आजकल की लड़कियां हैं, हाँ, जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी रीति रिवाज और इन सभी चीजों में उलझे हुए रहते हैं या फिर बंधन में रहते, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या बताना चाहेंगे? आजकल के जमाने में जब इतना सब हो गया है तो ऐसा सोचना तो बेकार है, ऐसा तो सोचना नहीं होना चाहिए। हम उस जमाने के हैं, अभी 40s में चल रहे हैं हम लोग, तो मैडम ऐसा है कि उस टाइम पे तो नागपुर जैसे सिटी में तो ऐसा बैकवर्ड नहीं था, पढ़ती तो थी लड़कियां, फिर भी अभी कुछ इंटीरियर एरिया में अभी भी जैसा है, लड़कियां कर नहीं सकती, तो लड़कियों को तो सभी आना चाहिए। यानी आगे भी मैं यही चाहूंगी कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों ने बोलने से यानी ठीक है, कई जगह काम आती है, पर एक कल्चर होता है, बाहर जाके तुमने मतलब काम करके जैसे आते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए लड़कियों ने, क्योंकि एक सपोर्ट होता है। और लड़कियों का पढ़ना इज लाइक, मतलब अगर एक वो अच्छी मदर कैसे बनेगी, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने बच्चों को कैसे डायरेक्शन देगी, क्योंकि फादर बाहर काम करने गया है। अब मैं मैडम वर्किंग हूँ और मेरी जो सिस्टर इन लॉज जो है, मतलब मेरी 2 देवर है, उनकी वाइफ है, तो फर्क ऐसा पड़ता है मैडम, मदर को तो स्कूल में जाना ही पड़ता है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, बातचीत करनी पड़ती है, तो फिर जो मेरा काम है कि जो मतलब जो नहीं कर पा रही, बाहर वर्किंग नहीं, हाउसवाइफ, उनको तो मुझे ही डायरेक्शन देना चाहिए ना, मैं ही डायरेक्शन देती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जो पढ़ी लिखी मदर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम है फादर के एब्सेंस में मदर के कई काम आ जाते हैं। बच्चों को पढ़ के बताना या उनकी एग्जाम्स के लिए टीचर से कांटेक्ट करना, हाउ इज ही गोइंग, कैसा चल रहा है उसका। तो मैं अपने बच्चे के ट्यूटर मैडम से हमेशा कांटेक्ट में रहना कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसलिए मदर का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो जब मदर पढ़ी लिखी होती है तो पूरे घर को अच्छे से संभाल पाएगी, खुद को भी अच्छे से संभाल पाएगी। हाँ जी, क्योंकि मैडम एक अकेली जिम्मेदारी फादर पर ही आएगी ना, सारा काम का भी बर्डन, ऑफिस का भी वर्क, और फिर ऊपर से बच्चे के स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आई तो फादर को बार बार छुट्टी लेके ऑफिस से चले जाना बच्चे के लिए, ये आधा काम तो मदर को ही जाना पड़ता है ना, जब ताकि फिर फादर को भी अच्छी हेल्प मिले। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अभी तो सारी बातें पॉजिटिव है, यानी हमने पॉजिटिवली लाइफ को लिया, सब कुछ अच्छा, पर आज भी यही देखने को मिलता है कि ब्लाइंड पर्सन को मतलब कमजोर ही समझा जाता है अगर कोई साइटेड है, खासकर जैसे एरिया है, थोड़ी सी बैक एरिया है, जैसा है अब हमारे जैसे एम्प्लॉइज है, ऐसे लोगों के बीच में, या जिसको थोड़ा कम है तो उसमें भी हुआ, या जो हमारे सोसाइटी के अपने आसपास के लोग हैं जो ज्यादा वर्किंग नहीं है या जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग साइटेड लोगों से बात करते हैं हमारे बारे में कि ये कैसे काम करती है, क्या करती है, कैसे है। पर अगर उनको ब्लाइंड से किसी से बात करना पड़े तो आज भी लोगों की धारणा यही है कि शायद ये ब्लाइंड को ज्यादा समझता नहीं। मतलब अगर ब्लाइंड है तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहे हैं, पर लोगों की बातें तो समझ सकते हैं मैडम, भावनाओं को भी तो समझ सकते हैं। हाँ, मतलब वो बहुत से इसमें ऐसा आता ही है अभी बीच में कि जैसे ये ब्लाइंड है इसलिए हो सकता है इसको समझ नहीं है, जिन लोगों को और ऐसे चीजों को हमारे साथ जब होता है, ये सब प्रॉब्लम हमारे घर वालों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने ही तो यही कभी दिखाया जाता है कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको नहीं समझता होगा, शायद समझ कम होती है, मतलब ब्लाइंड इज अ डफर, ऐसा भी मैं कहना चाहूंगी। हाँ, ऐसे मानते हैं लोग, ऐसे ही व्यवहार भी करते हैं कई बार। हाँ जी, तो वो घर वालों को फेस करने से घर वालों को भी दुख होता है मैडम, ऐसा अगर
देखने को मिली, क्योंकि वो किसी आगे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उसको जी। सब समझता है। तो नंदिता जी, आपने तो पढ़ाई के साथ साथ अपने म्यूजिक भी सीखा है, तो आप उस म्यूजिक के अनुभव कुछ सुनाना चाहेंगे आप हमको? हाँ जी, हाँ जी, मैं बचपन से रेडियो सुनती थी, मैं और मेरे ब्रदर। तो रेडियो में एड्स चेंज होती थी 1st and 16th को, तो हम एड्स को बहुत ध्यान से सुना करते थे कि आज कौन सी नई एड आने वाली है। अच्छा, ओके। जब मेरा ऑपरेशन था तो मुझे एड सुनने को नहीं मिली 1st को, तो मैंने मेरे ब्रदर को वो काम दिया था कि सुन के रखना आज कौन सी नई एड आएगी। उसके बाद एक प्रोग्राम आता है हेलो मेरी पसंद, उसमें मैं कई बार कॉल करके फरमाइश देती थी। एक बार मैंने अपने बच्चे से भी फरमाइश दिलाई थी, उसने भी बात किया था वहाँ पर। अच्छा। और वो काफी छोटा था, 4 साल का था उस समय, उसने भी एक गाने की फरमाइश दी थी, आया था वो। जी जी। तो ऐसा रेडियो के साथ आपका भी कुछ अच्छा गहरा कनेक्शन है। हाँ हाँ। तो बचपन की वो जो एड थे, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? आपको कुछ याद है जो पहला एड आपने सुना? वॉशिंग पाउडर निरमा आता था जी। फिर उसके बाद में निरमा के थे, पान पराग का था, फिर उसके बाद में नीलावार साड़ीज का था जी। और मतलब मैं इन इवन एड्स को रिकॉर्ड भी कर लिया करती थी, इतने अच्छे लगते थे एड्स सुनना मुझे। जी। ये मेरी एक हॉबी अलग थी कि मैं कैसेट्स लेके एड्स को रिकॉर्ड करती थी अपने घर पर। साड़ीज का था ऐसे, और भी कुछ एड्स थी, ऐसी नई नई एड्स आती थी। हर बार मैं देखती थी कि मतलब 16th और 1st को नई नई एड्स आएंगी, चेंजेस आएंगे उसमें प्रोग्राम में। विविध भारती रेडियो हम सुना करते थे। तो ये तो रेडियो का अनुभव है। आप फिर उसको इमिटेट भी करते थे, वो लोग कैसे बोलते हैं उसको? हाँ जी। थोड़ा बहुत फिल्म के डायलॉग्स हैं, जैसे एक्टर्स का है डायलॉग। अभी भी मैंने जो सुनती हूँ फिल्म में, पुरानी ही फिल्में अच्छी लगती है हमारे टाइम की, जो जूही चावला की है, आमिर खान की है। जी जी। ये सब फिल्में जो थी रोमांटिक, वही सब यूट्यूब पर आ जाती है अभी। तो आप कुछ सुनाएंगे, कुछ डायलॉग? चाहे वो एड का है या फिर आपको जो भी याद है, फिल्म का हो कोई भी। हाँ जी, सबसे अच्छा डायलॉग मुझे मैंने प्यार किया में जो बोलता है, अच्छा तुमने मेरी बेटी को यहाँ रखकर मुझ पर एहसान किया, क्या यही मायने रह गए थे दोस्ती के? नहीं नहीं किशन, मैं किसी से एहसान नहीं लेता हूँ, दाम चुकाऊंगा मैं इस 5 स्टार होटल का जहाँ तुमने मेरी बेटी को रखा, उसे खिलाया, उसे पिलाया। बोल क्या है यहाँ के लॉजिंग चार्जेस, बोर्डिंग चार्जेस? बोल किशन कुमार चौधरी, बोल। ये एक फेमस डायलॉग था। इतना अच्छा याद रखते हैं आप सब चीजें। हाँ जी मैडम। जी। तो म्यूजिक कहाँ तक सीखा आपने? मैंने विशारद कंप्लीट किया था और अलंकार 1st ईयर दिया था जी। और फिर मैरिज होने के बाद 2nd ईयर दे नहीं पाई। मैं चल रही थी मतलब क्लासिकल म्यूजिक जी, और मैंने कॉलेज में भी कुछ ऑर्केस्ट्रा में गाए थे। तो आप कुछ गाना गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ जी, एक साज पिक्चर का गाना है जो मुझे पसंद था, अभी अभी देखा मैंने जी। पिक्चर मैंने अभी अभी देखी, वो गाना ऐसा है, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर महकी हवा, फिर बहकी हवा, फिर महकी हवा, फिर बहकी हवा, फूलों से खिली कोई किरण, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर भोर भई जागा मधुबन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना अच्छा गाते हैं आप कंसर्ट्स वगैरह भी करते हैं, स्टेज में गाना, ये सब चीजें? मैंने लास्ट तो हाईकोर्ट के प्रोग्राम में गाया था, देशपांडे हॉल में मुझे चांस मिला था, जो हाईकोर्ट का एनुअल प्रोग्राम होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पर मुझे चांस मिला था, तो मैंने जाबाज पिक्चर का वो वाला गाना गाया था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ओके। तो ये म्यूजिक के प्रति शौक कैसे हुआ आपका? म्यूजिक सीखने का ख्याल कहाँ से आया? सर वो मुझे नहीं आया था, मतलब मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं ऐसे घूमते घूमते गुनगुनाती थी, गाना गुनगुनाती थी, तो मुझे उन्होंने म्यूजिक में डाला। तो धीरे धीरे मूवीज के गाने, मतलब क्लासिकल तो मैं गाना सीखती थी,
पर मुझे स्कूल के समय पर मुझे ऑर्केस्ट्रा में चांस नहीं मिलता था। वो क्लासिकल में था इंटरेस्ट मेरा डेवलप होते गया, फिर मैंने कॉलेज में वो जो रह गया था थोड़ा सा अपना जो इंटरेस्ट रह गया था उसको मैंने पूरा किया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो आपने जब म्यूजिक सीखा तो सबसे पहला गाना आपने क्या? सारेगामा सीखा था पहले, और फिर मैडम मुझे पढ़ाती थी जो ओपी सिंह जो थे ना ऑर्केस्ट्रा, उनकी वाइफ ओपी सिंह का जो ऑर्केस्ट्रा था फेमस, उनकी वाइफ मुझे पढ़ाती थी जी। मुझे पहले 2 लाइन सिखाई थी उन्होंने, हंसतू हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं, ऐसा सिखाया था मुझे। ये भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। हंसतू हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं, हंसतू हरदम। वाकई में जिंदगी तो हमको ऐसे ही जीना है, चाहे कुछ भी परिस्थितियां आए और कुछ भी जीवन में कठिनाइयां आए, कोई क्या भी बोले, लेकिन हमको तो हमारी खुशी खोना नहीं चाहिए। और ये गाना भी बहुत सुंदर है, और शुरुआत ही आपकी खुशी के पलों से हुआ म्यूजिक का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन भी ऐसे ही खुशियों भरा हो और आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो अंत में आप जो रेडियो मधुबन के श्रोता आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी मैडम, एक ही मैसेज सबके लिए देना चाहूंगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, एंड आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और एक आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। यदि तुमने मान लिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, और अगर मैंने सोच लिया कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, देखूं तो करके कैसा होता है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो मैं कामयाब हो जाऊंगी या तो मैं फेल हो जाऊंगी। और अगर फेल नहीं होना सीखेंगे आप। हाँ, मतलब एवरीथिंग जैसे एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, अगर हमारे बस में है तो हमने जरूर करके देखना चाहिए। मतलब जैसे मैरिड लाइफ हुई, फैमिली लाइफ हुई, वर्किंग लाइफ, जैसा आजकल के दुनिया में तुम नहीं बोल सकते कि किसी को भी नहीं बोल सकते कि तुमने ये चीज नहीं करनी चाहिए, जब तक उसको खुद को ना महसूस हो ये चीज। थैंक यू सो मच नंदिता जी, आज आप इस मन की आंखों से कार्यक्रम में जुड़े, आपसे भी हमने बातचीत किया। आपकी माता जी जो शिमी दुबे जी हैं, आपसे भी बातचीत हुई। बहुत जानने सीखने को मिला है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और रेडियो मधुबन आपकी पूरी परिवार को और खास करके आपकी मदर को सलाम करता है। जैसे हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा है कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगी। ये वाकई में आपकी मदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और उन्होंने आपको भी एक उदाहरण बनाया है दुनिया के सामने। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आपकी जीवन की अनुभव से, आपकी प्रेरणा उनसे हमारी जो भी श्रोता है और खास करके लड़कियां प्रेरणा लें, और वो भी जीवन में आगे बढ़ने के सपने देखे जीवन में कुछ करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे आज का कार्यक्रम मन की आंखों से, और अभी तक आप सुन रहे थे नंदिता त्रिपाठी जी को। आप असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर है नागपुर हाई कोर्ट में। तो ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है, और मन की आंखों से कार्यक्रम का वक्त